हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जैसे कि आपको पता है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अब तक हम 9 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उन 9 लेक्चर्स में से अगर गलती से आपने कोई भी सेशन मिस किया है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। सारे सेशंस रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हैं और सभी सेशंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जब आपके पास टाइम हो और जब आपका मन हो, रिकॉर्डेड फॉर्म में जरूर देख लीजिएगा। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के आज के सेशन में हम बात करेंगे अपने 10th लेक्चर के बारे में। और आज के इस लेक्चर में हम एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज डिमांड एनालिसिस, जिसको हम थ्योरी ऑफ डिमांड भी कह सकते हैं। हालांकि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए कोई नया नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप 11th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हो। अगर 11th स्टैंडर्ड में आपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ऑप्ट किया था तो वहां पर आपने किया होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ डिमांड। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आज हम एक बार दोबारा स्टडी करने वाले हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हो, चाहे बिजनेस इकोनॉमिक्स हो, चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, तीनों ही बुक्स में ये चैप्टर कॉमन है। इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि डिमांड क्या होता है, क्वांटिटी डिमांड क्या होता है, डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व क्या होता है, जिसमें मार्केट और इंडिविजुअल डिमांड हम कवर करेंगे। और लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, जिसको हम डिमांड फंक्शन भी कहते हैं। प्रॉपर पूरा एग्जांपल की हेल्प से डेप्थ में करेंगे, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में अगर आपने ये चैप्टर किया होगा तो आई होप सो इतनी डेप्थ में नहीं किया होगा और अब तक तो आपको याद भी नहीं होगा। लेकिन आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में भाई अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए, उनको भी कुछ कॉन्सेप्ट्स समझ आ जाए। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं वो टॉपिक जो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। अंडरस्टैंड करेंगे कि डिमांड एनालिसिस जैसा चैप्टर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमें क्यों करवाया जा रहा है। देन डिमांड क्या होता है, क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या कोई डिफरेंस है। इसके बाद डिमांड शेड्यूल एंड टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व एंड टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व, और लास्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिमांड फंक्शन, जो कि एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इनको हम फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड भी कहते हैं, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड भी कहते हैं। तो चलो सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डिमांड एनालिसिस, थ्योरी ऑफ डिमांड जैसा चैप्टर हमें करवाया क्यों जा रहा है। देखो बेसिकली मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, चाहे बिजनेस इकोनॉमिक्स है, चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए यूज किया जा सकता है। और मैनेजरियल प्रॉब्लम्स क्या होती है, सिलेक्टिंग बेस्ट ऑल्टरनेटिव, एक ऐसा ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो। और इकोनॉमिक्स में भी हम यही स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जितने भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको इस प्रकार इस्तेमाल करना कि हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स है ना वो पूरी की जा सके। एक मैनेजर को सबसे ज्यादा दिक्कत पता क्या आती है, कंज्यूमर के डिमांड पैटर्न को अंडरस्टैंड करना। अगर एक बिजनेसमैन ने, अगर एक मैनेजर ने कंज्यूमर का डिमांड पैटर्न अंडरस्टैंड कर लिया, कंज्यूमर का डिमांड बिहेवियर अंडरस्टैंड कर लिया, तो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। क्योंकि भाई कंज्यूमर की कितनी डिमांड है, कंज्यूमर को किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, एक कंज्यूमर कितना प्राइस पे करने के लिए तैयार है। अगर आपको, आपके बिजनेस को, मैनेजर को अगर ये समझ आ गया ना, तो सारी प्रॉब्लम दूर। जैसे फाइनेंस कितना रेस करना है, डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। डिमांड ज्यादा होगी तो फाइनेंस ज्यादा रेस करना पड़ेगा। प्रोडक्शन कितनी करनी है कैसे पता चलेगा, अगेन डिमांड एनालिसिस से, कंज्यूमर के बिहेवियर से। अच्छा, उसके बाद सेल्स टारगेट कितने रखने हैं, कितना प्रोडक्ट मार्केट में सेल किया जाए, कितने ह्यूमन रिसोर्स इंप्लॉय करने हैं, कितना रॉ मटेरियल परचेज करना है, सब कुछ डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट में अगर प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली हमें ये सब क्वांटिटीज इंक्रीज करनी पड़ेंगी। अगर डिमांड कम होगी तो हमें ये सब चीजों की क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी कम करनी पड़ेगी। यानी सबसे बड़ी दिक्कत एक मैनेजर की क्या होती है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क क्या होता है, कंज्यूमर के डिमांड पैटर्न को अंडरस्टैंड करना कि मार्केट में आखिरकार डिमांड कैसी होगी। डिमांड को अंडरस्टैंड करने के लिए, जो कि एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है,
इसके लिए हमें पता होना चाहिए ना डिमांड क्या होती है, क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, डिमांड स्केड्यूल्स क्या होते हैं, डिमांड कर्व्स क्या होती हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको ध्यान में रखते हुए एक कंज्यूमर डिमांड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो आज हम वही बात करने वाले हैं। बेसिकली एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिमांड पैटर्न अंडरस्टैंड करने के लिए दो चीजें पता होनी चाहिए। पहला लॉ ऑफ डिमांड और दूसरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन भाई ये तो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं। आज हम बेसिक तो अंडरस्टैंड करें कि डिमांड क्या होता है, डिमांड के फीचर्स क्या होते हैं, डिमांड, डिजायर, नीड्स और वांट्स में क्या कोई डिफरेंस होता है। सो डिमांड एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? आज हम डिमांड एनालिसिस का चैप्टर अपने इस सेशन में क्यों कर रहे हैं? क्या ऑब्जेक्टिव है? कंज्यूमर के डिमांड पैटर्न को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि डिमांड पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बिजनेस के बाकी सारे डिसीजंस लिए जाएंगे। एक मैनेजर की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिमांड को एनालिसिस करने के बाद मिल जाता है। तो इसलिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, जो कि इकोनॉमिक थ्योरीज को यूज करती है मैनेजर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, और आज हम वही कर रहे हैं। डिमांड थ्योरी जो है वो इकोनॉमिक्स की थ्योरी है। हम इस इकोनॉमिक्स थ्योरी को यूज कर रहे हैं काय को? मैनेजर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो चलिए सबसे पहले डिमांड होता क्या है? देखो डिमांड जब आपके माइंड में आता है ना तो आपको यह लगता है कि डिमांड का मतलब किसी चीज या किसी प्रोडक्ट या किसी कमोडिटी की इच्छा जाहिर करना कि हमें यह चाहिए, दैट इज डिमांड। नहीं, डिमांड में तीन चीजें इंवॉल्व की जाती है जो कि हमने यहां पर मीनिंग में लिख रखी है। पहली, विलिंगनेस टू बाय। आपके अंदर ना एक इच्छा होनी चाहिए, आप कोई प्रोडक्ट पाना चाहते हो, किसी चीज की कमी है, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी कमोडिटी जो आपको चाहिए, दैट इज विलिंगनेस टू बाय। दूसरा, आपके पास एबिलिटी भी होनी चाहिए, आपके पास वो परचेजिंग पावर होनी चाहिए जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। ये ना हो कि आपकी जेब में पैसा ना हो, आपके पास बस इच्छा है, प्रोडक्ट चाहिए लेकिन पैसा नहीं है। सो इच्छा भी होनी चाहिए, आप प्रोडक्ट लेना चाहते हो, आप अपनी कोई जरूरत पूरी करना चाहते हो, एबिलिटी भी होनी चाहिए उसको खरीदने की। और तीसरी चीज, विद रेफरेंस टू प्राइस। जब भी एक कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट की डिमांड करता है तो बिना प्राइस के रेफरेंस के तो प्रोडक्ट की डिमांड की ही नहीं जा सकती। आपके पास परचेजिंग पावर है कि नहीं है, ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर। तो तीन चीजें यहां पर आपको कंसीडर करनी है। पहला, विलिंगनेस टू बाय। आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो। दूसरा, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो एबिलिटी होनी चाहिए, आपके इन शॉर्ट परचेजिंग पावर होनी चाहिए, जेब में पैसा होना चाहिए। तीसरा, विद रेफरेंस टू प्राइस। सो द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इट्स क्वांटिटी which consumers are able and willing to buy at various price during a given period of time। एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी प्रोडक्ट का मार्केट में क्या प्राइस है और उस प्राइस को ध्यान में रखते हुए एक कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी डिमांड करता है और परचेज भी, उसको हम कहते हैं डिमांड। सो डिमांड में तीन चीजें जो डेफिनेशन में थी वो हमने यहां पर हाईलाइट कर दी, विलिंगनेस टू बाय, एबिलिटी टू बाय, विद रेफरेंस टू द प्राइस। तो इसका मतलब अगर आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आपके अंदर इच्छा है, आप प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो, आप अपनी जरूरत पूरी करना चाहते हो, लेकिन आपकी जेब में पैसा नहीं है, तो क्या उसको डिमांड की कैटेगरी में इन्वॉल्व किया जा सकता है? नहीं, वो डिमांड है ही नहीं। दूसरी चीज, आपकी जेब में पैसा है, आप बहुत अमीर हो, लेकिन आप वो प्रोडक्ट लेना नहीं चाहते, आपकी इच्छा नहीं है, आपको चाहिए नहीं, आपकी जरूरत नहीं है, क्या वो डिमांड है? वो भी डिमांड नहीं है। यानी दो बेसिक चीजें तो होनी चाहिए, जेब में पैसा और खरीदने की इच्छा, विलिंगनेस टू बाय एंड एबिलिटी टू बाय। सो यहां पर अगर हम बात करें, हैविंग अ वांट ऑफ समथिंग बट डज नॉट हैव इनफ मनी टू सेटिस्फाई देम। आपको इच्छा तो है प्रोडक्ट खरीदने की लेकिन जेब में पैसा नहीं है, तो ये तो आपकी डिजायर हो गई, नीड हो गई, वांट हो गई, आपको चाहिए लेकिन पैसा नहीं है। दूसरी तरफ,
हैविंग इनफ मनी बट डज नॉट विलिंग टू स्पेंड, पैसा है लेकिन वो प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं है, आप वो प्रोडक्ट लेना नहीं चाहते, तो वो भी डिमांड नहीं है। तो दोनों चीजें यहां पर होना जरूरी है। क्या डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में कोई डिफरेंस है? यस। देखो, जब हम डिमांड की बात करते हैं ना, तो हम एक कंज्यूमर की प्रेफरेंस की बात करते हैं कि एक कंज्यूमर कितना प्राइस देकर कितनी क्वांटिटी परचेज करने की इच्छा रखता है, दैट इज विलिंग टू बाय, एबल टू बाय, बट नॉट एक्चुअली बाइंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट। मतलब जैसे मैं आपकी बात करूं, आप 10 रुपए वाला पेन लेना चाहते हो 5 क्वांटिटी में, लेना चाहते हो, अभी लिया नहीं है, आप सोच रहे हो 10 रुपए प्राइस है, मैं 5 पेन ले लूंगा या ले लूंगी, दैट इज योर विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय। आप खरीदना भी चाहते हो, आपकी जेब में पैसा भी है, लेकिन अभी मार्केट में जाकर आपने प्रोडक्ट खरीदा नहीं है। सो डिमांड रेफर्स टू दी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जस्ट प्रेफर्ड बाय दी कंज्यूमर एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। मतलब जैसे मार्केट में 5 रुपए का पेन होगा तो आप 10 पेन्स परचेज करोगे, मार्केट में अगर प्राइस 10 रुपए होगा तो 5 पेन्स परचेज किए जाएंगे। अगर मार्केट में पेन 20 रुपए का हो गया तो एक पेन लूंगा या लूंगी, ये आपकी प्रेफरेंस है। और जब ये प्रेफरेंस एक्चुअल बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाए, जब मार्केट में जाकर आप एक्चुअल में प्रोडक्ट परचेज कर लो ना, तो उसको कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। यहां पर सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है, डिमांडेड मतलब खरीद ली। सो ये आपका एक्चुअल बिहेवियर है। सो क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स व्हेन अ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी परचेज्ड बाय द कंज्यूमर एट डिफरेंट एट पर्टिकुलर प्राइस। मार्केट में 10 रुपए था प्राइस, मैं 5 पेन ले आया या मैं 5 पेन ले आई, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहां पर आपको ध्यान देना होगा, क्वांटिटी डिमांडेड और सिर्फ डिमांड के बीच में एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। ये कंज्यूमर की रेफरेंस प्रेफरेंस को जाहिर करता है, जबकि क्वांटिटी डिमांडेड एक्चुअल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, इसका मतलब जब हम क्वांटिटी डिमांडेड की बात करते हैं तो यहां पर एक कंज्यूमर का बिहेवियर हमेशा प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बिना प्राइस के कोई भी कंज्यूमर रिएक्ट करता ही नहीं है। मैं आपको पूछूंगा प्रोडक्ट चाहिए, आपकी कोई रिएक्शन नहीं आएगी। मैं आपसे पूछूंगा 10 रुपए का है प्रोडक्ट चाहिए, तो आपकी रिएक्शन आएगी, क्योंकि आपके लिए प्राइस पहले ज्यादा जरूरी है। हालांकि क्वालिटी, क्वांटिटी, ब्रांड वो सब बाद में आता है, पहले तो आप प्राइस देखते हो। सो इट मीन्स अ कंज्यूमर विल हैव डिफरेंट बिहेवियर फॉर द क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू द प्राइस। मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर अलग हो जाता है। कई बार आप ज्यादा क्वांटिटी और कई बार आप कम क्वांटिटी परचेज करते हो, रीजन प्राइस। सो इन शॉर्ट डिमांड क्या है, इसकी फीचर्स आप एक बार देख लीजिए, आपको डिमांड पता चल जाएगा। डिमांड डिपेंड्स अपॉन द यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी। आई होप यूटिलिटी आपको पता होगा, यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसके ऊपर आपकी डिमांड डिपेंड करती है। भाई अगर तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, अगर मिल रही है तो आप डिमांड करोगे, नहीं तो क्यों डिमांड करोगे। सो यहां पर एक कंज्यूमर जो है वो रैशनल होता है, वो अपने प्रोडक्ट की डिमांड तभी करता है जब उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है। सो डिमांड डिपेंड्स अपॉन यूटिलिटी, नंबर 1। सेकंड, जब हम डिमांड की बात करते हैं ना, तो यहां पर हम इफेक्टिव डिमांड की बात करते हैं, यानी जेब में पैसा है लेकिन खरीदने की इच्छा नहीं है, वो डिमांड नहीं है। जेब में पैसा नहीं है लेकिन खरीदने की इच्छा है, वो भी डिमांड नहीं है। तो डिमांड है क्या? डिमांड मींस इफेक्टिव डिमांड, जिसमें परचेजिंग पावर भी है और खरीदने की इच्छा भी है। विलिंगनेस टू बाय एंड एबिलिटी टू बाय, दोनों चीजें कंसीडर की जाती हैं। डिमांड एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, आपको पता होना चाहिए। स्टॉक और फ्लो दो कॉन्सेप्ट होते हैं। स्टॉक यानी एक पर्टिकुलर टाइम पर रिकॉर्ड की गई चीज, और फ्लो ओवर द पीरियड रिकॉर्ड की गई चीज। तो ये एक फ्लो है। जब हम डिमांड की बात करते हैं ना, तो ओवर द पीरियड बात करते हैं, है ना। सो इसलिए ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है।
पर यूनिट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे हम बात कर सकते हैं इसकी। डिमांड एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। डिमांड मीन्स डिमांड फॉर फाइनल कंज्यूमर गुड्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं, फाइनल गुड्स भी होती हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आपने पढ़ा होगा, वो गुड्स होती हैं जो अभी फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंची हैं, जो वर्क इन प्रोग्रेस हैं, जो रॉ मटेरियल के फॉर्म पर यूज की जाती हैं या फिर उनको परचेज किया जाता है रीसेल करने के लिए। जैसे मैंने मोबाइल परचेज किया, अपने लिए नहीं, किसी और को सेल करने के लिए, मेरी मोबाइल की शॉप है। तो डिमांड, ये मेरी डिमांड नहीं थी, ये मेरी डिमांड नहीं थी, मैंने प्रोडक्ट मोबाइल परचेज किया आपको बेचने के लिए, तो डिमांड आपकी है। जब आप कंज्यूम करते हो प्रोडक्ट की फाइनल कंजम्पशन ही डिमांड में इंक्लूड की जाती है, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। लास्ट, डिमांड इज डिजायर्ड क्वांटिटी। मैंने अभी बताया था ना, डिजायर और डिमांड में डिफरेंस होता है, लेकिन हम डिमांड को डिजायर्ड क्वांटिटी कह सकते हैं क्योंकि कंज्यूमर के पास एक पर्टिकुलर क्वांटिटी खरीदने की इच्छा भी है और वो खरीद भी सकता है। ये कंज्यूमर की विश को शो करता है कि वो कितनी क्वांटिटी खरीदने की इच्छा रखता है। खरीदेगा या नहीं खरीदेगा वो परचेजिंग पावर के ऊपर डिपेंड करता है। तो डिमांड यूटिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है, कितनी क्वांटिटी परचेज की जाएगी, कितने प्राइस पे परचेज की जाएगी और कब परचेज की जाएगी, ये सब इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। फ्लो कॉन्सेप्ट है, इफेक्टिव डिमांड यानी परचेजिंग पावर और साथ ही साथ विलिंगनेस, दोनों रिकॉर्ड करता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिमांड स्केड्यूल की। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको स्केड्यूल कहेंगे या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको शेड्यूल भी कहेंगे, और स्केड्यूल या स्केड्यूल जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हो, कोई नया वर्ड नहीं है। जब हम कहते हैं ना कि मैंने अपना टाइम टेबल प्रिपेयर कर लिया, टाइम टेबल, तो हम ये कहते हैं ना स्टडी स्केड्यूल, हमने अपना स्टडी स्केड्यूल बना लिया है, हम आज के दिन इतनी देर तक ये वाला सब्जेक्ट इतने घंटे पढ़ेंगे, तो आप एक टेबल बनाते हो। सिमिलरली डिमांड स्केड्यूल यानी टैबुलर प्रेजेंटेशन, जब हम कंज्यूमर्स की डिमांड को विद रेफरेंस टू द प्राइसेस एक टेबल में रिकॉर्ड करते हैं ना, तो उसको कहते हैं हम डिमांड स्केड्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मान लो कि प्रोडक्ट का प्राइस हमारे पास कुछ इस प्रकार है, 1 2 3 4 5, और इस प्राइस पे मार्केट में डिमांड है 5 4 3 2 1। तो जब मैंने आपको इस डिमांड को टेबल में रिकॉर्ड करके दिखाया ना, इसको हम स्केड्यूल कहते हैं। ये आपका डिमांड स्केड्यूल है। मतलब सिंपल है भाई, जब हम कंज्यूमर्स की डिमांड को टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं विद रेफरेंस टू प्राइस, यहां पर प्राइस लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि बिना प्राइस के डिमांड हम रेफर कर ही नहीं सकते हैं। सो जब हम कंज्यूमर्स की डिमांड को टैबुलर फॉर्म में, टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं विद रेफरेंस टू प्राइस, तो उसको हम कहते हैं डिमांड स्केड्यूल। सो डिमांड स्केड्यूल इज अ tabular presentation of quantity demanded. It is a tabular presentation of quantity demanded with reference to the price of the product. मतलब मार्केट में अगर 1 रुपए होगा प्रोडक्ट का प्राइस तो 5 प्रोडक्ट खरीदेंगे, 2 रुपए होगा तो 4 प्रोडक्ट खरीदेंगे। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा हम अपनी डिमांड जो है वो थोड़ी थोड़ी कम करते जाएंगे। सो दैट इज डिमांड स्केड्यूल। यानी डिमांड स्केड्यूल एक टेबल है जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में रिलेशन शो करता है। ये एक ऐसा टेबल है जिसकी हेल्प से हम कंज्यूमर्स की डिमांड को टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। अब ये दो तरह का होता है। डिमांड स्केड्यूल फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। नंबर 1, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। अब यहां पर डिमांड स्केड्यूल का मतलब तो अगेन वही है जो मैंने अभी आपको बताया, टैबुलर प्रेजेंटेशन। जब हम एक टेबल में किसी प्रोडक्ट की डिमांड और प्राइस को रिकॉर्ड करते हैं उसको हम डिमांड स्केड्यूल कहते हैं। लेकिन ये इंडिविजुअल क्यों साथ में लगाया है? भाई सिंपल है, इंडिविजुअल का मतलब
सिंगल कंज्यूमर। मतलब जब हम मार्केट में किसी सिंगल कंज्यूमर की डिमांड रिकॉर्ड करते हैं टेबल में विद रेफरेंस टू प्राइस, तो उसको कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। यानी होता ये डिमांड शेड्यूल एक तरह से टेबल ही है, इसमें हम एक तरफ प्राइस और एक तरफ क्वांटिटी ही लिखते हैं। ये एक ऐसा टेबल है जो प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन शो करता है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जब हम सिर्फ एक कंज्यूमर की बात करते हैं ना, एक सिंगल मार्केट में अवेलेबल कंज्यूमर के डिमांड को सिलेक्ट करते हैं विद रेफरेंस टू प्राइस, तो उसको कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। यहां पर आप देख सकते हो, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग द क्वांटिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल, अ सिंगल कंज्यूमर अंडर द डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। यानी मार्केट में जो प्रोडक्ट का प्राइस होगा उस प्राइस के अकॉर्डिंग एक सिंगल कंज्यूमर कितनी डिमांड कर रहा है, जब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं ना टेबल की फॉर्म में, तो उसको कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। सर मार्केट में एक कंज्यूमर तो नहीं होता, और भी कंज्यूमर होते हैं। हाँ, तो जब हम मार्केट में अवेलेबल सभी कंज्यूमर्स की डिमांड को टेबल में रिकॉर्ड करेंगे तो उसको हम कहेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल। यानी यहां पर भी आपका डिमांड शेड्यूल है, बस डिफरेंस इतना है कि यहां पर वर्ड लगाया गया मार्केट, मार्केट डिमांड शेड्यूल। सो मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होगा भाई? सिंपल, जब हम मार्केट में अवेलेबल सभी कंज्यूमर्स की डिमांड को विद रेफरेंस टू द प्राइस एक टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको मार्केट डिमांड शेड्यूल कहा जाता है। अब यहां पर आप देख सकते हो, ये हमारा है प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस, ये कंज्यूमर ए की डिमांड और ये कंज्यूमर बी की डिमांड। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर्स होंगे, लेकिन भाई हम 10-15 कंज्यूमर के एग्जांपल तो यहां नहीं ले सकते, ऐसे तो हमारी पूरी स्लाइड ही भर जाएगी, इसलिए हमने दो कंज्यूमर्स की डिमांड कंसीडर की है। सो ए और बी मान लो मार्केट में दो ही कंज्यूमर्स हैं, इन दोनों की डिमांड को प्लस कर दिया तो मार्केट डिमांड शेड्यूल बन गई। अब कई बार क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि क्या मार्केट डिमांड शेड्यूल में दो ही कंज्यूमर्स आते हैं? दो से ज्यादा, एक से ज्यादा आप लिख सकते हो, एक से ज्यादा मतलब मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं ना, जब हम उन सबकी डिमांड को इंक्लूड कर लेंगे, टेबल में रिकॉर्ड कर देंगे, तो उसको मार्केट डिमांड शेड्यूल कहा जाएगा। मीनिंग आपके सामने, मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल showing the quantity demand by all the consumers in the market। भाई मार्केट में जितने भी कंज्यूमर है, एक पर्टिकुलर मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स अवेलेबल हैं, उन सब की डिमांड को जब टेबल में प्रेजेंट किया जाता है तो उसको मार्केट डिमांड शेड्यूल कहा जाता है। सिंपल। अब ये टेबल हैं, क्या इन टेबल को हम डायग्राम या फिर ग्राफ में प्रेजेंट नहीं कर सकते? एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, वाई एक्सेस पे प्राइस, एक्स एक्सेस में क्वांटिटी डिमांड कर सकते हैं, आपने पहले भी किया हुआ है। सो जब हम इन टेबल्स को डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं, ग्राफिकली हम इनको रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको डिमांड कर्व कहा जाता है। सो कर्व का मतलब यहां पर है डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन या फिर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो सिंपल है, डिमांड कर्व एक ऐसा डायग्राम है, एक ऐसा ग्राफ है जो प्राइस और डिमांड को प्रेजेंट करता है, रिकॉर्ड करता है इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स। तो सिंपल, जैसा रिलेशन हमने टेबल में रिकॉर्ड किया था, अगर उसी सेम रिलेशन को हम डायग्राम में कन्वर्ट कर दें, वाई एक्सिस पे प्राइस और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी रिकॉर्ड कर दें, तो वो कहलाएगा डिमांड कर्व। सो यहां पर आप देख सकते हो, डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल और डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। सो जो डिमांड शेड्यूल, जो डिमांड टेबल अभी हमने बनाया था, जब हम उसी को एक ग्राफ में रिकॉर्ड करते हैं, डायग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो आपका बन जाता है डिमांड कर्व। सिमिलरली, जैसे डिमांड शेड्यूल दो हिस्सों में डिवाइडेड था, ये भी दो हिस्सों में डिवाइडेड है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व, और ये भी दोनों आसान है भाई। इंडिविजुअल डिमांड कर्व का मीनिंग मैंने अभी आपको बताया, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। ये साथ में इंडिविजुअल वर्ड क्या शो करता है भाई? सिंपल है, जब हम
सिंगल कंज्यूमर की डिमांड को विद रेफरेंस टू प्राइस टेबल में रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको हम इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल कह सकते हैं, उसी तरह हम एक सिंगल इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड को डायग्राम में भी तो रिकॉर्ड कर सकते हैं विद रेफरेंस टू द प्राइस। और जब हम एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड को डायग्राम में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। यानी इन शॉर्ट इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को जब हम डायग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, इंडिविजुअल डिमांड टेबल को जब हम ग्राफ में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वही हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहलाता है। एज सिंपल एज दैट। सो इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल और डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। बहुत ही आसान डेफिनेशन है, लिखने में भी आसान, समझने में भी आसान। वीडियो अगर अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर नहीं किया है अभी तक तो। ओके, चलिए। सो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को जब हम डायग्राम में बना देते हैं तो वो बन जाता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। यानी यहां पर आपको 3 से 4 चीजें लिखने की जरूरत है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व ग्राफिकल या फिर डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को डायग्राम में रिकॉर्ड करते हैं। ये एक ऐसा डायग्राम होता है जो क्वांटिटी डिमांड और प्राइस के बीच में ना एक रिलेशन शो करता है, लेकिन वो रिलेशन सिर्फ एक इंडिविजुअल डिमांड को ही शो करता है। अगर आप एक्चुअल में देखना चाहते हैं तो ये रहा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अभी हमने आपके सामने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल शो किया था जहां पर एक तरफ हमारे पास प्राइस था 1 2 3 4 और दूसरी तरफ हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड थी 4 3 2 1। सो उसी को हमने यहां पर रिकॉग्नाइज किया है, रिकॉर्ड किया है। जब आपके प्रोडक्ट का प्राइस 1 रुपए था तो कंज्यूमर 4 प्रोडक्ट डिमांड कर रहे थे। ये रहा प्राइस और ये रही डिमांड। जब मार्केट में प्रोडक्ट 2 रुपए का हुआ तो डिमांड थोड़ी कम हो गई। सिमिलरली जब मार्केट में प्राइस 3 रुपीज हुआ तो डिमांड और थोड़ी कम हो गई, और जब मार्केट में प्राइस 4 रुपए हुआ तो मार्केट में खरीदने वाले सिर्फ एक ही कंज्यूमर बचा, एक ही डिमांड बची। तो ये आपकी है डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्यों? क्योंकि प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। आने वाले सेशंस में हम लॉ ऑफ डिमांड करेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन ही होता है। एक रैशनल कंज्यूमर प्राइस बढ़ने पर अपनी डिमांड कम कर देता है और प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ा देता है। सो इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़े मार्केट डिमांड कर्व की बात करें तो ये भी सिंपल है भाई। जैसे इंडिविजुअल डिमांड कर्व था वैसे ही मार्केट डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व का मतलब अगेन वही है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन या फिर डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। लेकिन यहां पर मार्केट का वर्ड का मतलब क्या है? सिंपल, मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स अवेलेबल हैं उनकी डिमांड को विद रेफरेंस टू द प्राइस जब हम डायग्रामेटिकली ग्राफिकली रिकॉर्ड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं मार्केट डिमांड कर्व। जैसे मार्केट डिमांड शेड्यूल था, मार्केट डिमांड शेड्यूल में हम मार्केट में अवेलेबल सभी कस्टमर्स की डिमांड को विद रेफरेंस टू द प्राइस टेबल में रिप्रेजेंट करते थे। बस उसी मार्केट डिमांड शेड्यूल को जब हम डायग्राम में कन्वर्ट कर दें, ग्राफिकली कन्वर्ट कर दें, तो वो आपका कहलाएगा मार्केट डिमांड कर्व। सो मीनिंग आपके सामने है और डायग्राम भी आपके सामने है। मार्केट डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल और डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल। मैंने बताया ना, मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड टेबल को जब हम डायग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो वह आपका कहलाएगा मार्केट डिमांड कर्व। यहां पर आप देख सकते हो, अभी हमने आपके सामने मार्केट डिमांड शेड्यूल भी बताया था। यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये हमारी मार्केट डिमांड है और ये प्राइस है। हम इनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये तो इंडिविजुअल डिमांड है ना, ए की और बी की। हम इन दोनों को प्लस करके रिकॉर्ड करेंगे। यानी मार्केट में जब प्राइस 1 रुपए था तो डिमांड 9 थी। 9 कैसे बनी? 4 और 5 को प्लस करके। सो इसी को आपने यहां पर रिप्रेजेंट करना है और रिकॉग्नाइज करके रिकॉर्ड करना है। आप देख सकते हो, जब मार्केट में प्रोडक्ट 1 रुपए का था
तो डिमांड नियर अबाउट 9 थी। देन जब मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस 2 रुपए हुआ तो डिमांड थोड़ी कम हो गई, 7 हो गई। प्राइस 3 रुपीज हुआ तो डिमांड थोड़ी और कम हो गई, 5। और जब 4 रुपए हुआ तो डिमांड 3 हो गई। सो ये आपका मार्केट डिमांड कर्व है, जो कि थोड़ा फ्लैटर है एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। ये भी डाउनवर्ड थी लेकिन ये थोड़ी स्ट्रेट थी और ये वाली थोड़ी फ्लैट है मार्केट डिमांड। क्यों? क्योंकि इसमें हम सभी मार्केट कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आई होप इस टॉपिक का इंतजार सभी को है, डिमांड फंक्शन और डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। देखो, जब एक मैनेजर होता है, डिसीजन लेने से पहले ना वो इन सभी फैक्टर्स को जरूर कंसीडर करता है। मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी। क्या ये सिर्फ प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है? मैंने अभी बताया कि भाई अगर तो मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा होगा तो एक रैशनल कंज्यूमर अपनी डिमांड कम कर देता है। अगर मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो एक रैशनल कंज्यूमर अपनी डिमांड इंक्रीज कर देता है। ये नॉर्मल रिएक्शन होती है। क्या सिर्फ एक ही फैक्टर है? क्या इसके अलावा मार्केट में और कोई ऐसे फैक्टर नहीं है जो डिमांड को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं? नहीं भाई, मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट कर सकते हैं। तो डिमांड फंक्शन यानी हमारी डिमांड कैसे फंक्शन करती है, कैसे रिएक्ट करती है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड फंक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, तीनों का मतलब एक ही है। अभी मैंने आपको बताया डिमांड दो तरह की होती है। इंडिविजुअल डिमांड, जिसमें हम मार्केट में अवेलेबल एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड को कंसीडर करते हैं, और दूसरी होती है मार्केट डिमांड, जिसमें हम सभी कस्टमर्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, उनकी बात करते हैं। सो इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे, और जो मार्केट में सभी कंज्यूमर्स हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो सभी कंज्यूमर्स को इक्वली इफेक्ट करते हैं, उनकी डिमांड को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, हम वो बात करेंगे। सो डिमांड फंक्शन क्या है? डिमांड फंक्शन मीन्स how much demand for a particular product gets affected from the different factors called as determinants. डिमांड फंक्शन का मतलब है कि वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक कंज्यूमर की डिमांड को इफेक्ट करते हैं। वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण प्रोडक्ट की डिमांड कभी बढ़ जाती है और कभी कम हो जाती है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड को इफेक्ट करते हैं। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड, या फिर इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस, या फिर डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहली चीज जो नॉर्मल है, जो हम आपको बिगिनिंग से बताते आ रहे हैं, भाई प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो प्राइस से इफेक्ट होती है। तो हम एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं कि भाई मान लो कि आपका अपना प्रोडक्ट है टी, आप चाय की पत्ती में डील करते हो। तो सिंपल सी बात है, अगर मार्केट में चाय पत्ती का प्राइस बढ़ने लग जाएगा, बाकी सभी फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, हम और किसी चीज की बात नहीं कर रहे, हम जिस टॉपिक को पकड़ के स्टार्ट किए हैं हम केवल उसी की बात करेंगे, बाकी सभी फैक्टर्स फिलहाल के लिए कांस्टेंट हैं, यानी सेम है। सो अगर आपकी चाय पत्ती बाजार में महंगी हो जाती है तो एक रैशनल कंज्यूमर का रिएक्शन क्या होगा? वो डिमांड कम कर देगा। यहां पर अभी हम बाकी सभी फैक्टर्स कंसीडर नहीं कर रहे हैं, यानी हम ये नहीं सोचेंगे सर अगर किसी बंदे को चाय पीने की लत हो, उसको चाय पीनी ही पीनी है, तब तो डिमांड कम नहीं होगी ना, ऐसा मत सोचो। ठीक है, अभी फिलहाल आप बाकी सभी फैक्टर्स को कंसीडर मत करो, वो कांस्टेंट है। अभी सिर्फ प्राइस के ऊपर बात करो। प्राइस बढ़ने पर एक रैशनल कंज्यूमर ऑपोजिट रिएक्ट करता है, उसकी डिमांड कम हो जाती है। और दूसरी तरफ अगर मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। यानी आपके प्रोडक्ट का प्राइस और आपके प्रोडक्ट की डिमांड के बीच में हमेशा नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर तो मार्केट में प्राइस बढ़ेगा तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी,
और अगर मार्केट में प्राइस कम हो जाएगा तो एक रैशनल कंज्यूमर प्रोडक्ट ज्यादा खरीदेगा. अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेन इक्वल, देयर इज नो चेंज इन अदर पॉइंट्स. सो अभी मैंने आपको डायग्राम बनाकर शो किया था, एक बार दोबारा से शो कर देता हूं. फर्स्ट फैक्टर प्राइस. आपके प्रोडक्ट का प्राइस और आपके प्रोडक्ट की डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होगा? नेगेटिव. और नेगेटिव रिलेशन का मतलब है कि आपकी ये जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होगी. प्राइस के अकॉर्डिंग आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो नेगेटिवली रिएक्ट करेगी. आपकी डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी. वाई एक्सिस पर प्राइस और एक्स एक्सिस पर आपकी क्वांटिटी डिमांड. सो ये नेगेटिव रिएक्ट करेगी. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की. सेकंड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. अब ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या होता है? अभी हमने बात की हमारे अपने प्रोडक्ट के प्राइस की. जैसे कि मैंने बताया हमारे प्रोडक्ट का प्राइस नेगेटिवली रिएक्ट करता है. और नेगेटिवली रिएक्ट करने का मतलब उसमें प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस अगर कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी. अब हम बात करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की. रिलेटेड गुड्स ऐसे गुड्स जो हमारे प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेट करती हैं. ये दो तरह की होती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. दोनों को एग्जांपल की हेल्प से हम अंडरस्टैंड करवाते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की. भाई सब्स्टिट्यूट गुड्स कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो इंटरचेंजेबल इस्तेमाल किए जा सकते हैं. जैसे मार्केट में अगर पेप्सी अवेलेबल नहीं है तो आप कहते हो चलो कोक चलेगी, है ना. अगर बॉल पेन अवेलेबल नहीं है तो आप कहोगे चलो जेल पेन ही दे दो, काम ही तो करना है. ऐसे ही अगर चाय पत्ती नहीं मिली मार्केट में, वैसे ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मान लो आप चाय पत्ती नहीं लेना चाहते या चाय पत्ती महंगी हो गई है तो आपने कहा छोड़ो कॉफी ले लेते हैं. बात तो एक ही है, थोड़ी देर के लिए अपना टेस्ट ही चेंज करना है. सो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो इंटरचेंजेबल हैं, जो एक के बदले में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव कहलाते हैं. और इसमें सबसे अच्छे एग्जांपल तो आप टी और कॉफी की ही दे सकते हो. अब इन दोनों प्रोडक्ट्स के बीच में कैसा रिलेशन है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की हम बात कर रहे हैं, यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स. इनके बीच में ना एक पॉजिटिव रिलेशन हो. कैसे? एग्जांपल की हेल्प से हम आपको अंडरस्टैंड करवाते हैं और इसको थोड़ा डिटेल में आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. देखो सिंपल है, हमारे पास यहां पर अब दो प्रोडक्ट्स हैं. एक तरफ हमारे पास है अपना खुद का प्रोडक्ट और एक है सब्स्टिट्यूट. मान लो चाय पत्ती आपका खुद का प्रोडक्ट है, टी, और कॉफी जो है वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है. तो हमने रिलेटेड प्रोडक्ट्स के प्राइस की बात करनी है. अब हमारा रिलेटेड प्रोडक्ट कौन है? कॉफी. मान लो मार्केट में कॉफी का प्राइस बढ़ जाता है तो इसका टी की डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? सोचो, सिंपल है ना भाई. अगर मार्केट में कॉफी महंगी हो गई तो कॉफी पीने वाले कंज्यूमर्स, जो रैशनल कंज्यूमर्स है, वो क्या कहेंगे? भाई कॉफी महंगी हो गई, ऐसा करते हैं हम चाय पत्ती कंज्यूम करते हैं. चाय पत्ती के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया. चाय पत्ती पहले भी 10 रुपए की थी, आज भी 10 रुपए की है, सेम प्राइस. लेकिन कॉफी पहले 10 रुपए की थी, अब वो 20 रुपए की हो गई. तो प्राइस कॉफी का चेंज हुआ लेकिन डिमांड हमारे प्रोडक्ट की बढ़ गई. इसका मतलब प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड डिमांड ऑफ आर कमोडिटी के बीच में एक ऐसा रिलेशन है पॉजिटिव, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ गई. प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड्स का बढ़ा और डिमांड हमारे प्रोडक्ट की बढ़ गई. अगर हम इसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो भी आपको जान लेना चाहिए. ये हमारी वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस. वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस. वाई एक्सिस पर हम प्राइस रिकॉर्ड करते हैं और प्राइस तो हमारा 10 है. हम ये डायग्राम जो है वो चाय पत्ती के लिए बनाएंगे ना, टी के लिए. तो चाय पत्ती का प्राइस 10 रुपए है जो कि कांस्टेंट है.
ये चेंज नहीं होने वाला। अब बताओ सब्स्टिट्यूट के क्या इफेक्ट्स आए। सिंपल है भाई, पहले हमारी चाय पत्ती की डिमांड 10 थी, यानी यहां पर थी हमारी चाय पत्ती की डिमांड 10 यूनिट्स, लेकिन सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ गया, कॉफी महंगी हो गई। कॉफी महंगे होने के कारण चाय पत्ती की डिमांड बढ़ गई। सो फॉरवर्ड शिफ्ट, 10 यूनिट से ये 50 हो गई फॉर एग्जांपल। तो सिंपल है ना, हमारी ये जो कर्व है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो गई। इसको हम कहेंगे प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स का इफेक्ट, यानी पॉजिटिव इफेक्ट है। अगर मैं आपको कहूं कि एक तरफ चाय पत्ती है और एक तरफ कॉफी है, कॉफी सस्ती हो जाती है, कॉफी अगर सस्ती हो गई तो चाय पत्ती की डिमांड कम हो जाएगी ना, क्योंकि जो चाय पत्ती खरीद रहे थे वो कहेंगे भाई कॉफी सस्ती हो गई, चलो कॉफी लेने चलते हैं। सो इफेक्ट क्या आया? पॉजिटिव। दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव। सो डायग्राम भी हमने आपको रिकॉर्ड करके बता दिया, एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स और डिमांड ऑफ आर प्रोडक्ट के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर कोक का प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड पेप्सी की बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर कोक का प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड पेप्सी की कम हो जाएगी, क्योंकि पेप्सी खरीदने वाले कोक लेने चले जाएंगे। एग्जांपल आप कोई भी सेट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। ये भी रिलेटेड गुड्स का ही पार्ट है। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होती हैं? ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमेशा एक साथ ही इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनको हम कभी जुदा नहीं कर सकते। जैसे कार अगर है तो डीजल और पेट्रोल तो चाहिए, उसके बिना तो चलेगी नहीं। हम ब्रेड के साथ मैक्सिमम जैम यूज करते हैं। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, ब्रेड एंड बटर। अच्छा, अब इन दोनों का इफेक्ट क्या होगा? सबसे पहले हम बात करते हैं कार की और पेट्रोल की, क्योंकि ये कॉमन एग्जांपल्स हैं। मान लो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, एक तरफ है कार जो कि हमारा खुद का प्रोडक्ट है ओन, और दूसरी तरफ हमारे पास है पेट्रोल जो कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है। कॉम्प्लीमेंट्री। अब हमें यहां पर बात करनी है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की। मान लो मार्केट में प्रोडक्ट जो पेट्रोल है, जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है, वो महंगा हो जाता है, प्राइस बढ़ जाता है। तो इतने महंगे पेट्रोल के पर, इतना महंगा पेट्रोल होने पर क्या एक रैशनल कंज्यूमर कार परचेज करेगा? ऑब्वियसली नहीं। वो कहेगा भाई पेट्रोल तो इतना महंगा हो रहा है, गाड़ी लेने के बाद उसमें पेट्रोल डलवाने के पैसे कहां से आएंगे? तो डिमांड कम हो जाएगी। यानी यहां पर रिलेशन जो है वो नेगेटिव है। प्राइस पेट्रोल का बढ़ा, डिमांड कार की कम हो गई। इसको अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये हमारे पास y एक्सिस और ये x एक्सिस। y एक्सिस पर अगेन हम प्राइस रिकॉर्ड करते हैं, प्राइस ऑफ ओन प्रोडक्ट। तो हमारी कार का प्राइस तो चेंज नहीं हुआ, कार का प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया। मतलब पहले अगर कार की डिमांड यहां पर थी तो अब कार की डिमांड पीछे चली गई होगी ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। मार्केट में जब प्राइस बढ़ेगा पेट्रोल का तो ऑब्वियसली कार परचेज करने वाले बंदे मार्केट में कम हो जाएंगे। हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन पेट्रोल का प्राइस बढ़ने पर डिमांड हमारे प्रोडक्ट की कम हो गई। दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स। और प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स को ना हम क्रॉस प्राइस इफेक्ट भी कहते हैं। क्रॉस प्राइस इफेक्ट हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई सिंपल है, यहां पर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस चेंज नहीं हुआ, दूसरे प्रोडक्ट्स का प्राइस चेंज हुआ, इसलिए क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर। भाई एक जो कंज्यूमर होता है उसकी इनकम डिमांड को कैसे इफेक्ट करती है? सिंपल है। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल गुड्स की। नॉर्मल गुड्स लाइक क्लोथ्स, है ना, बुक्स। अगर हम इसकी बात करें तो इन प्रोडक्ट्स का डिमांड कैसे रिएक्ट करता है ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन इनकम? सिंपल सी बात है भाई, अगर मार्केट में आपकी इनकम इंक्रीज हो चुकी है तो आप अपनी डिमांड भी इंक्रीज कर दोगे, क्योंकि आपके पास ज्यादा पैसा है अब।
लेकिन अगर मार्केट में आपकी इनकम कम हो गई है तो पहले के मुकाबले आप अपनी डिमांड भी कम कर दोगे क्योंकि आपके पास पैसा कम है। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना चाहें तो ये y एक्सेस, ये x एक्सेस, आपके प्रोडक्ट का प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस पे कोई चेंज नहीं आया है, आपकी इनकम बढ़ गई है। पहले मान लो आपकी डिमांड यहां पर थी, आपकी इनकम बढ़ गई तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, आपकी डिमांड यहां से उठ के आगे की तरफ हो जाएगी, ये आपकी न्यू डिमांड कर्व। लेकिन अगर आपकी इनकम कम हो गई तो आपकी डिमांड कर्व भी पीछे की तरफ चली जाएगी। सो सिंपल सी बात है भाई, अगर आपकी इनकम इंक्रीज हुई तो आपकी डिमांड भी बढ़ेगी, लेकिन अगर आपकी इनकम कम हुई तो आपकी डिमांड भी कम हो जाएगी। अगर आप पहले 10 यूनिट्स लेते थे, इनकम कम होने पर 5 और इनकम बढ़ने पर 15, प्राइस कांस्टेंट है इसलिए स्ट्रेट लाइन। नॉर्मल गुड्स में तो यही रिएक्शन होता है। अब हम बात करते हैं इंफीरियर गुड्स की। इंफीरियर गुड्स क्या होती हैं, आने वाले स्टेज पे हम एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक चीज हम आपको बता दें, इंफीरियर गुड्स का मतलब है एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें आप अपना स्टैंडर्ड देखते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात करूं मस्टर्ड ऑयल और ऑलिव ऑयल, पहले आपकी इनकम कम थी, आप मस्टर्ड ऑयल लेते थे, अब आपकी इनकम बढ़ गई तो आप ऑलिव ऑयल परचेज करते हो, क्या इफेक्ट हुआ, डिमांड कम हो गई। अब यहां पर ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक तरफ आपके पास है मस्टर्ड ऑयल, एक तरफ आपके पास है ऑलिव ऑयल, ठीक है। पहले आप मस्टर्ड ऑयल डिमांड करते थे, ये आप परचेज करते ही नहीं थे क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं था इतना कि आप ऑलिव ऑयल परचेज कर सको। मान लो मार्केट में आपकी इनकम इंक्रीज हो गई, इनकम इंक्रीज होने से आपके पास कैपेबिलिटी आ गई, आपके पास परचेजिंग पावर आ गई, आपने इनकम बढ़ने पर मस्टर्ड ऑयल को परचेज करना बंद कर दिया और ऑलिव ऑयल को परचेज करना स्टार्ट कर दिया। तो हुआ क्या, इनकम बढ़ने से नॉर्मली तो डिमांड बढ़ती है, लेकिन यहां पर इनकम बढ़ने से आपकी डिमांड खत्म हो गई, आपकी डिमांड कम हो गई क्योंकि आपने एक ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया जो आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से आपको सूट करता था। सो इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होती हैं जिसमें आप अपना स्टैंडर्ड ढूंढते हो, और पुरानी गुड्स जो आपके स्टैंडर्ड पर पहले थी अब नहीं है, आपने उसको छोड़ दिया, आपने अपना स्टैंडर्ड इंक्रीज कर लिया इनकम बढ़ने पर। तो इनकम बढ़ने पर अगर डिमांड कम हो जाए तो उसको हम कहते हैं इंफीरियर गुड्स, और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंफीरियर गुड्स का रिलेशन कैसा होगा वो भी हमने आपको बता दिया। आगे बात करते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर। एक कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस उसकी डिमांड को कैसे इफेक्ट करता है। भाई लोग सिंपल है, एक कंज्यूमर की डिमांड डिपेंड करती है कि एक कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट कितना अच्छा लगा, उसको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली। अगर तो सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उसको वो प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, तो वो डिमांड फिर भी करता रहेगा। लेकिन धीरे धीरे टेस्ट चेंज हो गया, फैशन चेंज हो गया, कंज्यूमर्स की जरूरत चेंज हो गई, एक नया फैशन मार्केट में आ गया, तो उस पुराने प्रोडक्ट को आप और ज्यादा परचेज तो नहीं करना चाहोगे, आपकी डिमांड कम हो जाएगी। यानी सिंपल है, अगर आपको यूटिलिटी मिल रही है, सेटिस्फेक्शन मिल रही है, आपकी प्रेफरेंस है अभी भी उस प्रोडक्ट में, तो आप तो डिमांड करते रहोगे। लेकिन अगर प्रेफरेंस नहीं है तो आप अपनी डिमांड कम भी कर सकते हो। तो इफेक्ट जो है वो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में देखा जा सकता है। पॉजिटिव कब है, जब आप उस प्रोडक्ट से कुछ चाहते हो, आपको वो प्रोडक्ट कुछ दे रहा है, आपकी जरूरत पूरी हो रही है, आपको उसका टेस्ट अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा, फैशन चेंज हो गया, तो नेगेटिव भी हो जाएगा आपका ये रिलेशन। सो इन शॉर्ट, टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर हम इसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें तो ये आपकी वाई एक्सिस और ये आपकी एक्स एक्सिस। प्राइस कांस्टेंट है, यहां पर हम प्राइस नहीं प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं। मान लो पहले आपका न्यूट्रल इफेक्ट था, आप मार्केट में वो प्रोडक्ट लेते थे, लेकिन मार्केट में टेस्ट चेंज हो गया, आपकी प्रेफरेंस किसी और प्रोडक्ट पे चली गई, तो आपने ये प्रोडक्ट लेना बंद कर दिया, क्या होगा, आपकी डिमांड पीछे चली जाएगी। यानी आपकी प्रेफरेंस कम हो गई, आपने वो प्रोडक्ट लेना छोड़ दिया, तो डिमांड भी कम हो गई। वहीं पर
मान लो कि आपको वो अभी भी अच्छा लग रहा है प्रोडक्ट, तो आपकी डिमांड और ज्यादा बढ़ गई, तो डिमांड कर्व आगे की तरफ शिफ्ट हो गई। इस केस में आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगी, ये आपकी ओरिजिनल डिमांड कर्व, ये डिक्रीज डिमांड कर्व और ये इंक्रीज डिमांड कर्व। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिफ्थ फैक्टर की, एक्सपेक्टेशंस। अब भाई कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो ना फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, और हम भी कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश करते हो। मान लो आपको लगता है कि फ्यूचर में एक प्रोडक्ट सस्ता होने वाला है, फ्यूचर में प्रोडक्ट का प्राइस कम होने वाला है, फ्यूचर प्राइस मार्केट में कम होने वाला है, तो क्या आप अभी उस प्रोडक्ट को खरीदोगे? नहीं, आप वेट करोगे और फ्यूचर में परचेज करोगे। तो अगर फ्यूचर में आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस कम होने वाला है, तो आप उसकी डिमांड कम कर देते हो, क्योंकि आप वेट करोगे ना फ्यूचर की। वहीं पर अगर आपको लगता है कि भाई फ्यूचर में प्रोडक्ट का प्राइस महंगा होने वाला है, आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, तो आप फटाफट मार्केट में जाओगे और अभी वो प्रोडक्ट परचेज कर लोगे, क्योंकि आपको पता है आने वाले समय में ये प्रोडक्ट महंगा होने वाला है और आपको दिक्कत करेगा। सो इसको अगर हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें, तो ये आपकी y एक्सिस और ये आपकी x एक्सिस। आपका यहां पर प्राइस फ्यूचर है, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस में चेंज आया है, प्रेजेंट के प्रोडक्ट का प्राइस सेम है। सो अगर आप मार्केट में नॉर्मली इतनी डिमांड करते हो और आपको लगता है कि फ्यूचर में प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा, तो अब आपकी डिमांड पहले के मुकाबले पीछे चली जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आपको लग रहा है कि प्राइस कम होने वाला है फ्यूचर में। वहीं पर अगर आपको लगता है कि मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा, तो आप उसकी डिमांड अभी परचेज करके रख लोगे, क्योंकि आपको पता है फ्यूचर में ये प्रोडक्ट महंगा होने वाला है। तो सिंपल है, अगर फ्यूचर प्राइस कम होगा तो आपकी डिमांड अभी कम हो जाएगी। अगर फ्यूचर प्राइस आपको लगता है कि बढ़ जाएगा, तो डिमांड अभी आप बढ़ा दोगे, अभी परचेज करके रख लोगे ना प्रोडक्ट को। सो कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव। तो ये वो फैक्टर थे जो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड को इफेक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, मार्केट डिमांड की बात करते हैं। भाई मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं, उन सब की डिमांड को अभी हमने ये जो 5 फैक्टर किए ना, ये तो इफेक्ट करते ही हैं। अगर आपको एग्जाम में आता है ना एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड, तो आपको पहले वाले 5 एक्सप्लेन करने हैं, साथ में 2-3 फैक्टर और एक्सप्लेन कर देने हैं। जैसे पहला है पॉपुलेशन साइज। सिंपल है, मार्केट में पॉपुलेशन बढ़ रही है या कम हो रही है? नॉर्मली बढ़ती है। अगर आपकी इकोनॉमी में पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो भाई वो प्रोडक्ट की डिमांड भी तो करेंगे ना, डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मार्केट में प्रोडक्ट जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है, धीरे धीरे तबाही हो रही है, तो प्रोडक्ट की डिमांड भी कम होने लग जाएगी। यानी यहां पर भी आपको वही कॉन्सेप्ट रखना है, प्रोडक्ट का प्राइस कांस्टेंट। अगर आप पहले मार्केट में कंज्यूमर की डिमांड यहां पर थी, पॉपुलेशन कम होने पर वो डिमांड पीछे आ जाएगी, और पॉपुलेशन बढ़ने पर वो डिमांड आगे आ जाएगी। सो सिंपल है, अगर पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड पीछे, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड आगे, फॉरवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट, और ये बैकवर्ड शिफ्ट, यानी पॉजिटिव रिलेशन है। और फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आपको देखना पड़ेगा मार्केट में इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। 2 तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होती है मार्केट में, पहली इक्वल एंड सेकेंड इज अनइक्वल। इक्वल का मतलब है कि जितने भी मार्केट में वर्कर्स हैं, उनको उनकी कैपेबिलिटीज और उनकी नॉलेज स्किल के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाता है और पैसा दिया जाता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। और अनइक्वल का मतलब है कोई बंदा बहुत अमीर है, किसी को बहुत ज्यादा सैलरी मिल रही है और किसी को बहुत कम मिल रही है। इसको भी ध्यान में रखना होता है जब एक मैनेजर डिमांड को फोरकास्ट करता है, डिमांड को एनालिसिस करता है, तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में कैसे वो भी देखना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मार्केट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम की, सभी के पास सेम पैसा है, तो इस सिचुएशन में नेसेसिटी प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, उनकी डिमांड ज्यादा होती है, क्योंकि सबके पास इक्वल पैसा है। कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो लग्जरी गुड्स ले सकता है, और कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं हो रही है।
सभी को इक्वल इनकम मिल रही है, यानी इस इकोनॉमी में हमें किस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन ज्यादा करनी चाहिए? नेसेसिटी प्रोडक्ट्स की। वहीं पर अगर एक इकोनॉमी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, भाई कोई बंदा तो बहुत अमीर है और कोई बंदा बहुत गरीब है, इस सिचुएशन में लग्जरी प्रोडक्ट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पर अमीर बंदे ज्यादा हैं। सो ये भी एक फैक्टर है जो कंसीडर किया जाता है। इन शॉर्ट, अगर हम डिमांड फंक्शन को न्यूमेरिकली एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करें तो क्या लिखा जाएगा? डिमांड फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी, price of related products, income of the consumer, taste of the consumer, advertisement effects and other variables। यानी एक डिमांड को कौन कौन से फंक्शंस इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? प्राइस प्रोडक्ट का खुद का, प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस, कंज्यूमर के इनकम, मनी वैल्यू, एडवर्टाइजमेंट कितनी की गई है मार्केट में, पॉपुलेशन का साइज कितना है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लेवल क्या है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाती है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए, एक मैनेजर को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में मैनेजर की हेल्प करने के लिए डिमांड एनालिसिस करना जरूरी है। तो आज की इस सेशन में हमने आपको बताया डिमांड, क्वांटिटी डिमांड, डिमांड शेड्यूल, टाइप्स, डिमांड कर्व, उसके टाइप्स एंड डिटरमिनेंट्स, फंक्शंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड कर्व। सो आई होप यहां तक आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। आने वाले सेशन में हम और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे और ये चैप्टर भी खत्म करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में जरूर मेंशन करना, हम ट्राई करेंगे कि आपके सारे डाउट्स दूर कर दिए जाएं। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे।